गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अतिन मिश्रा। और आज की फिजिक्स की क्लास में मैं फिर से एक बार आया हूँ। और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है गॉस थ्योरम, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकेंड पार्ट है। तो गॉस थ्योरम को आज हम स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। ठीक है, एक बार हम फिर से इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं, डेफिनेशन पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। सी, total number of electric field lines of forces that is passing normally through an area। ठीक है, ओके। का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे समझते हैं ई क्या है? इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज कॉल्ड एरिया फ्रॉम विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस are passing, and what is theta? That is the angle between the electric field and area vector। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड फैक्टर है एरिया, और थर्ड फैक्टर है हमारा एंगल, एंगल विच मेक्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ओके, नाउ फ्रॉम द फिगर यू कैन सी this flux phi is directly proportional to the electric field। ठीक है, फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स हमारा इंक्रीज होगा कब? जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। एज वेल एज यू विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स विल बी इंक्रीज। ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे एक प्लेट है जिसका कुछ एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब इस प्लेट से जितनी नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट होंगी, जितनी ज्यादा मैक्सिमम फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट होंगी, मतलब अगर इनकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड फॉर्मूले से आप देख सकते हैं फाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एरिया में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको 2 प्लेटें दिखाई हैं, एक प्लेट हमारी लार्जर है, दूसरी हमारी स्मॉलर प्लेट है। ठीक है, हमने सेम फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस को यहाँ से जो है ट्रांसमिट किया है थ्रू दीज प्लेट्स। ठीक है, तो स्मॉलर प्लेट से अगर आप देख रहे हैं तो कितनी फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं? 1 2 3। लेकिन अगर आप यहीं पर लार्ज प्लेट की बात करो तो लार्ज प्लेट में आपको कितनी फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस दिख रही हैं? 1 2 3 4 5। तो फ्लक्स कहाँ से ज्यादा होगा? इस प्लेट से लिंकेज फ्लक्स मैक्सिमम होगा। आंसर है लार्ज प्लेट से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, एरिया ऑफ प्लेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी हमारा इंक्रीज होगा। इसका भी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज वेल एज यू विल इंक्रीज द एरिया, फ्लक्स आल्सो विल बी इंक्रीज। ये बात सभी को आती है समझ में? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज फाई इज आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल विद कॉस। ओके, so this theta is the angle which is made between the area vector to the electric field। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरीके से हमने प्लेट को रखा हुआ है। एक प्लेट जो है वो, ठीक है, एक प्लेट जो है आप देख सकते हैं उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। मतलब अगर प्लेट कुछ इस तरीके से रखी हुई है और ये डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है, और यही हमारी डायरेक्शन किसकी है? एरिया वेक्टर है। इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल से अवे बाहर की तरफ होता है। अगर आप इस प्लेन की बात कर रहे हो तो इस प्लेन का अगर आप एरिया वेक्टर निकाल रहे हो तो इसका वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा। अगर आप इसी की, ये अगर प्लेट है इसके पीछे की एरिया की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सभी को समझ में आती है कि इसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, अगर ये कोई प्लेट है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। ये प्लेट है, इसका एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन बाहर। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन जब यहाँ पे क्या होगी बेटा? सेम। तो
ई और ए के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कॉस में अगर यहाँ पे थीटा की जगह पर आप 0 पुट करते हो, ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलता है? ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फाई ई यानी कि फ्लक्स हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। कितना फ्लक्स मिलेगा? फाई ई मैक्स इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा जो कि इस एरिया ऑफ प्लेट से लिंकेज हो रहा है। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग आप इसी प्लेट को अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में रख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, ओके, तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? अभी प्लेट का एरिया वेक्टर ऐसे था, अब हमने प्लेट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, प्लेन में इस तरीके से रखा, तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ की प्लेट की सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर अपवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर भी प्लेट कुछ इसी तरीके से रखी हुई है, और इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कहां पे होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। तो दोनों केस में यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल बनाएंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। और अगर हम यहां से फ्लक्स निकालेंगे फिर से, तो फाई ई मिनिमम, फाई ई मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, मिनिमम तो नहीं, लेकिन हाँ 90 डिग्री के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर ऊपर होने की वजह से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होने की वजह से, सपोज अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो फाई ई फ्लक्स जो होगा वो ई ए कॉस 90 हो जाएगा, जिससे कि फ्लक्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यहाँ से हम देख रहे हैं कोई भी फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस एरिया वेक्टर से या इस प्लेट से अब पास नहीं हो रही है। जितनी भी फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो ऊपर से जा रही हैं और नीचे से जा रही है। समझ में आ रही है बात सभी को? ओके, तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले एक मेजर कॉन्सेप्ट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप गॉस थ्योरम को नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, क्लियर है? ओके, अच्छा, अब इसके बाद में इसी को थोड़ा सा हम लोग जो है एक दूसरे फॉर्मेट पे देखते हैं यहाँ पे इसी फ्लक्स को। तो फ्लक्स में मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल थीटा के चेंज होने से, एंगल थीटा के चेंज होने से क्या फ्लक्स में चेंज होगा? आंसर है यस। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट में कि फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। किसके बीच का एंगल? द एंगल विच इज मेड बिटवीन the direction of electric field to the direction of area vector. Now look at here again. यहाँ पे एक फिर से प्लेट हमने बनाई, अब इसको हमने थीटा डिग्री इसको क्या कर दिया है? टिल्ट किया। तो जैसे हमने थीटा डिग्री टिल्ट किया, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, थीटा चेंज हो गया है। इस थीटा के चेंज होने से जो है हमने किसका जनरल एक्सप्रेशन बना लिया है। ठीक है, तो फाई ई इसको हम जो है वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? इसी फॉर्मूले को अभी हमने डायरेक्टली लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, ओके, अच्छा, ये तो एक बात हो गई है कि रेगुलर शेप ऑफ बॉडी की। अगर हमें सपोज हमें किसी एक इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी से लिंकेज फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो रेगुलर शेप के लिए बताया है। अगर हमें अब किसी इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी से लिंकेज फ्लक्स को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस जो है बनाते हैं, जरा देखिएगा, इस प्रोसेस को सभी समझ लेते हैं हम। सपोज ये हमारे पास में एक इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी है, ठीक है, ओके, अच्छा, अब इससे लिंकेज फ्लक्स हमें टोटल फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इससे डायरेक्ट फ्लक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इसके छोटे छोटे से पार्ट यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कट कर लेना है। ठीक है, सपोज हमने कुछ पार्ट इधर से कट कर लिया, एक पॉइंट इधर से कट कर लिया, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास आउट हो रही है। ठीक है, क्योंकि बिना फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस के हम लोग फ्लक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए, एरिया होना चाहिए और एंगल होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, बिना इसके हम लोग फ्लक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जरा देखिएगा, हमने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक इधर से कर लिया, दूसरा इधर से कर लिया। ठीक है,
दो पॉइंट हमने इसलिए किए क्योंकि हमें इनवर्ड से देखना है, यानी कि फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जहां से इन कर रही हैं और जहां से आउट हो रही हैं। तो जरा देखिएगा इस डायग्राम में हमने इसका ये एलिमेंट काटा है, कट कर लिया है, जिसका एरिया क्या है, ds। फिर से ये स्मॉलेस्ट एरिया है, स्मॉलेस्ट एरिया यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंटल एरिया के लिए हमने उसका एरिया कितना कंसीडर कर लिया है, ds। अच्छा, ds इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट एरिया वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा क्या है, एन कैप। आपको पता है यूनिट वेक्टर किस लिए हम लोग जो है यूज करते हैं, फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, देखने से आपको ये फील होगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच एंगल थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, इसका मतलब जो भी फ्लक्स आएगा, जो भी फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, हमने दूसरे एलिमेंटल एरिया को कट किया जो कि आउटवर्ड फ्लक्स की तरीके से यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे दूसरा एलिमेंटल एरिया लिया। अब इसका एरिया वेक्टर एन कैप फिर से उधर जा रहा है, और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों को देखने से आपको ये फील होगा कि यहाँ पे जो थीटा है वो लेस देन क्या है, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा बेटा हमारा, लेस देन 90 डिग्री। Look at here again, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर थीटा जो है 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो कम होने का मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड जब फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर करेंगी, उस कंडीशन में इंस्टेंटली अगर किसी पॉइंट पे अगर आप फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो फ्लक्स हमेशा कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लक्स कैसा मिल रहा है, हमारा पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। दोनों ही केस आपके एंगल थीटा पर डिपेंड करते हैं, दोनों ही एंगल आपके दोनों ही फ्लक्स आपके थीटा एंगल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है। सपोज हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है किसी क्लोज सरफेस से लिंकेज जो फ्लक्स है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा, यहां पे हमने इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया, इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन का साइन इसलिए लगाया है कि इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो ऐसे इसमें छोटे छोटे से स्मॉल एलिमेंटल एरिया से लिंकेज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं या सम कर देते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गेन हो जाता है, ओके। तो इरेगुलर शेप से लिंकेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, या phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डीएस कॉस थीटा, ओके। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, रेगुलर शेप से कैसे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, और इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी से कैसे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगर किसी को नहीं क्लियर होता है तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। नाउ द नेक्स्ट, ओके, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपने मेजर टॉपिक पर, जो कि हमारा है गॉसेस थ्योरम, ठीक है, गॉसेस थ्योरम, ठीक है, ओके। गॉसेस थ्योरम को समझने से पहले हम इसके स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, देखिए यहाँ पे गॉस थ्योरम किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया या पासिंग थ्रू दैट एरिया, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया इन वैक्यूम, ठीक है, इज 1 upon epsilon naught times of total charge inside the surface। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज से लिंकेज जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि फाई ई, वो किसके बराबर है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। यहां पर भी आप देख सकते हैं फाई नेट
इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, अभी मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू क्यू इन, इन का मतलब होता है क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज, क्यू इन या नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? द परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हम इसकी यहाँ पे प्रूविंग करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसकी हमें क्या करनी है? प्रूविंग करनी है। फिर से गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स लिंकेज की बात करेंगे तो वो किस सरफेस से होना चाहिए? आंसर है वो क्लोज सरफेस से लिंकेज होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज सरफेस में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने एक स्फीयर को ले लिया है। किसका एग्जांपल लिया है? स्फीयर। अब ये हमारी एक स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा है बेटा? क्यू रखा हुआ है। क्या रखा है? चार्ज क्यू रखा है। अब देखिए यहां से फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है क्या? फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक। ओके, तो इस स्फीयर से टोटल लिंकेज फ्लक्स क्या होना चाहिए? कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक, इसके पहले, इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एक गॉसियन यानी कि एक सिमेट्रिक सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये सरफेस है जिसका सरफेस एरिया हमने कंसीडर कर लिया है, क्या? डीएस कंसीडर किया है। क्या सरफेस एरिया इसका कंसीडर किया है? डीएस। और यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर एन लिखा हुआ है ये इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इससे लिंकेज हमें फ्लक्स चाहिए, तो इस क्लोज सरफेस यानी कि इस गॉसियन सरफेस से लिंकेज हमें क्या करना है? पहले फ्लक्स निकालना है, उसके बाद में हमें क्या कर लेना है? उसको इंटीग्रेशन भी कर लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। ओके, तो जब हम इसे लिंकेज फ्लक्स निकालते हैं, मान लीजिए हमारी सिमेट्रिकल सरफेस, हमने यहाँ से कोई फ्लक्स निकाला, तो फाइनेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, इसी को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस। अच्छा, यहाँ पे दोनों की जरा डायरेक्शन देखिए, इस सरफेस से लिंकेज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और यहाँ पे सरफेस एरिया यानी कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी वैल्यू? 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। तो अगर एंगल यहाँ पे 0 बनना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ईडीएस cos 0, और ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस cos 0 कितना होता है? सभी को पता है 1 होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो फॉर्मूला है आप लोगों ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था ई का? कौन बताएगा? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ई का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। E इज इक्वल टू होता है आर डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये इसकी सरफेस से ये डिस्टेंस है, ये हर जगह क्या होगी बेटा? बराबर होगी, क्योंकि आप सभी को पता है रेडियस क्या होती है स्फीयर में? हर जगह बराबर होती है, इक्वल होती है। तो अगर आर रेडियस बराबर है, चार्ज कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेरिकल सरफेस से लिंकेज जो भी हमारा फ्लक्स होगा वो हर जगह पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हर पॉइंट से हमारा कांस्टेंट है? आंसर है यस, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और ये पूरी वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो हम इस टर्म्स को क्या ले लेंगे? बाहर की तरफ ले लेंगे। फाइनेट दैट इज इक्वल टू, यहां से ई को हमने बाहर ले लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है बेटा, है ना। और ये क्या हो गया? डीएस इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया का सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, फाइनेट दैट इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है बेटा? ई की वैल्यू देखिए यहां से रख सकते हैं हम लोग, क्या लिखी थी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो फाइनेट हमें क्या मिला बेटा? यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी? पाई नॉट की मिल गई, फाइनेट की मिल गई, ठीक है। ये हमारा क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज विद दिस सरफेस एरिया, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट है? दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज, ठीक है। और वॉट एवर चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज हमारा क्या है? Q है।
समझ गए? ओके, तो ये हमारा प्रूविंग है, किसका है? गॉस थ्योरम का है। फिर से फॉर्मूले को जरा देख लीजिए एक बार। फाइनाइट दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस क्यू इन, इनका मतलब चार्ज, व्हाटएवर चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस। बाहर की सरफेस के लिए हमें चार्ज को कुछ नहीं देखना है, चार्ज वो देखना है जो कि इसकी सरफेस के अंदर हो, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अगेन रीड द स्टेटमेंट of Gauss's theorem. The total electric flux passing over a closed surface, this terms is mandatory. अगर आप एग्जाम में closed surface terms को नहीं लिखते हैं तो Gauss theorem जो है नहीं मारी जाएगी, it will not be applicable. Okay? तो इस स्टेटमेंट में closed surface का भी होना mandatory है। Closed surface area in vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge or net charge inside the surface. ठीक, फॉर्मूला आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है? Okay, so this is the complete statement for Gauss theorem and this is the proving. Okay, you can revise it again. Okay, now the next. Now here are some important points related to the Gauss theorem. ठीक है, या देखिएगा इस डायग्राम में हमारे पास में कुछ शेप्स हैं, ठीक है, कुछ रेगुलर हैं, कुछ इरेगुलर शेप हैं। देखिएगा पहला शेप है स्फेरिकल। स्फेयर के अंदर हमने चार्ज क्यू को रखा है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। सपोज इससे लिंकेज फ्लक्स हमारा क्या है? 5 है। दूसरा हमारा एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर हमने चार्ज क्यू को रखा हुआ है। ओके, थर्ड हमारा एक इरेगुलर शेप है, इसके अंदर भी हमने चार्ज क्यू को रखा है। ठीक है, हमें सभी से लिंकेज फ्लक्स चाहिए। ठीक है, इससे सपोज हमने फ्लक्स लिंकेज 5 मान लिया है, 5 मान लिया है और थर्ड वाले से 5 मान लिया। अब तीनों से लिंकेज हमें फ्लक्स ये देखना है कि क्या ये वास्तव में बराबर है या नहीं बराबर है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके अंदर क्या चार्ज रखा है? क्यू। इसके अंदर क्या है? क्यू। इसके अंदर भी क्या है? क्यू, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो तीनों शेप्स ऑफ बॉडी से लिंकेज जो भी फ्लक्स होगा, ठीक है, 1 सेकेंड, तीनों शेप्स ऑफ बॉडी से लिंकेज जो भी हमारा फ्लक्स है 5 1 5 2 5 3, ये तीनों क्वांटिटीज में जो है वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, शेप कोई सा भी हो लेकिन तीनों शेप से लिंकेज फ्लक्स जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, फिर से देखिएगा एक क्यूब है और इस क्यूब से, ठीक है, हमने क्या किया? हर डायरेक्शन में फील्ड को जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में भेजा है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहां पर भी नेट फ्लक्स क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया फाई नेट दैट इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, मान लिया किसी एक सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है, ये इस सरफेस से लिंकेज फ्लक्स बताओ। तो टोटल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स आपने फाइंड आउट कर लिया था, दैट इज क्यू नेट। ठीक है, सपोज हमारा क्या है? क्यू नेट है। फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमें केवल एक सिंगल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी इसमें टोटल सरफेस है, तो ट्यूब में जितनी भी सरफेस हो, जितने भी उसके फेसेस होते हैं, उससे आप उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो नंबर ऑफ सरफेस फाई नेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सरफेस और फेसेस, जितने इसमें फेस होंगे। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस होते हैं वहां पे। क्लियर है? तो आप यहाँ पे 6 से क्या कर सकते हो? डिवाइड करोगे, तो आपको टोटल फ्लक्स गेन हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को? तो ये हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप गॉस थ्योरम के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को किसी पॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू क्लास।